पिस्कोव की रक्षा 1581 से 1582 सर्दी इंसानों से पहले आ गई। 1581 में उत्तरी यूरोप एक सफेद कब्रिस्तान बन चुका था, लेकिन बर्फ के नीचे अब भी एक युद्ध जल रहा था। पोलैंड और लिथुआनिया के राजा स्टेफन बातोरी के अधीन दोनों सेनाएं रूस के हृदय की ओर बढ़ रही थीं। उनका लक्ष्य था पिस्कोव, जो मॉस्को का द्वार था। पत्थर और विश्वास से बनी दीवारों के पीछे 15,000 से भी कम रूसी 50,000 से अधिक आक्रमणकारियों का सामना करने को तैयार थे। स्टेफन बातोरी केवल राजा नहीं था, वह एक निर्दयी सेनापति था जिसने अपनी सेना को आधुनिक युद्ध मशीन बना दिया था। घेराबंदी तोपें, आग्नेयास्त्र, इतालवी अभियंता, उसके सैनिक आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने पहले ही पोलोतिस्क और वेलिकिये लुकी पर विजय प्राप्त की थी। झर इवान द टेरेबल ने शहर खोए थे, सेनाएं खोई थीं और अपने लोगों का विश्वास भी। लेकिन पेस्कोव में उसने आखिरी दांव खेला, किसी भी कीमत पर प्रतिरोध। पेस्कोव कोई साधारण नगर नहीं था। यह दोहरी पत्थर की दीवारों वाला किला था, 5 किलोमीटर लंबा और 100 मीनारों वाला। भीतर चर्च शरण स्थल बन गए थे, भिक्षु सैनिक बन गए थे और किसान अपने गाड़ियों में बारूद लाद रहे थे। जब पोलिश तोपें गरजती तो रक्षक विश्वास और बारूद से जवाब देते। हर मीनार ऐसे डटी थी जैसे उसमें आत्मा बसती हो। हर घंटा घर एक प्रहरी दुर्ग बन गया था। हवा में धुएं, पसीने और प्रार्थना की गंध तैरती थी। 6 महीनों तक पोलिश लिथुआनियाई सेना ने बिना रुके हमले किए। दिन रात गोलाबारी होती रही, दीवारें कांपती, पत्थर गिरते, पर कोई स्थायी दरार नहीं बन पाई। रूसी सैनिक मिट्टी, लकड़ी, यहाँ तक कि जमे हुए शवों से भी दरारें भर देते। हर हमला एक कत्लेआम था। पुलिस भालेदारी आग और बर्फ में चढ़ते और ऊपर से उन पर पत्थर, उबलता तेल और यूनानी आग बरसती। एक बार आक्रमणकारियों ने एक मीनार पर अपना झंडा फहरा दिया। वह झंडा 1 मिनट भी नहीं टिक पाया। रूसी सैनिकों ने उसे फाड़ डाला और साथ ही उसे थामने वाले के हाथ भी। दिसंबर आते ही बर्फ सबकी दुश्मन बन गई। पोलिश सैनिकों के पास न भोजन था न गर्म कपड़े। वे तलवारों से नहीं, ठंड से मरने लगे। घोड़े बर्फ में धंस गए, तोपें जमी हुई मिट्टी में फंस गईं। रात में किले से रूढ़िवादी भजनों की गूंज सुनाई देती। घेराबंदी करने वाले कभी अपशब्दों से जवाब देते, कभी चुप रहते। बातोरी ने फरों से ढकी खाइयां बनवाने का आदेश दिया, लेकिन मनोबल धीरे धीरे मर रहा था। पिस्कोव अब भी खड़ा था। धुएं के बीच उसकी रोशनी अब भी चमक रही थी, जैसे कोई घाव जो भरने से इनकार कर रहा हो। मार्च 1582 में महीनों की असफलता के बाद स्टेफन बातोरी ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। दयालुता से नहीं, थकावट से। उसने इतने सैनिक खो दिए थे कि उनकी भरपाई असंभव थी। जो शहर 1 हफ्ते में गिर जाना था, वह 6 महीने तक टिका रहा। पिस्कोव ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वह पुराने जार की आखिरी दीवार था, और भले ही इवान द टेरेबल 2 साल बाद मर गया, उसका दुश्मन कभी यह नहीं कह सका कि उसने उसे हरा दिया। रूसी लोगों ने मलबे पर क्रॉस खड़े किए और पत्थर पर खुदवाया। यहाँ लोग मरे, लेकिन झुके नहीं। पिस्कोव की रक्षा ने सीमाएं नहीं बदली, ना कोई दौलत या शोहरत दी, लेकिन उसने एक और गहरी चीज बदली, एक राष्ट्र की आत्मा। उस युग में जब साम्राज्य लालच के लिए खून बहा रहे थे, पिस्कोव ने दिखाया कि विश्वास और इच्छा यूरोप की सबसे आधुनिक सेना को भी रोक सकते हैं। वे पत्थर की दीवारें साबित करती हैं कि शक्ति हमेशा आत्मा को नहीं हरा सकती, कि प्रतिरोध भी एक प्रकार की विजय हो सकता है, और कि कुछ हारें राष्ट्र गढ़ती हैं। घेराबंदी के बाद यूरोप ने पूर्व की ओर सतर्क दृष्टि से देखना शुरू किया। रूस, जो टूटने के कगार पर दिखता था, फिर से उठ खड़ा हुआ। दशकों बाद जब नए आक्रमणकारी उन्हीं भूमि से गुजरे, पिस्कोव की गूंज अब भी घंटियों में सुनाई देती थी। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक चेतावनी थी। जहां विश्वास और भूमि एक हो जाते हैं, वहां न सर्दी जीत सकती है, न भय मानव आत्मा को